हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके। सो मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन का। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आपको जानकारी है, एज यू नो, हमारी ये क्लास बेस बिल्डिंग क्लास है जिसमें हम मॉड्यूल ए चैप्टर 4 उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये बेस बिल्डिंग क्लास है तो इसमें हम कॉन्सेप्ट को और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे सो दैट हमारा बेस एकदम स्ट्रॉन्ग हो और फिर किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए तो हम आसानी से उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। लिमिटेड कंपनीज के अकाउंट्स। प्रीवियस सेशंस में हमने माइनर के अकाउंट्स, इलिटरेट पर्सन्स के अकाउंट्स, ब्लाइंड पर्सन्स के अकाउंट्स, ये सारे के सारे डिस्कस किए। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कंपनी के रिलेटेड अकाउंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी होता क्या है? सो कंपनी इज ए लीगल एंटिटी। तो पर्सन्स को ब्रॉडली हम दो कैटेगरी में सेग्रीगेट करते हैं। एक होते हैं नेचुरल पर्सन्स, जैसे हम और आप हैं। एक होते हैं लीगल पर्सन्स। सो लीगल पर्सन्स में कंपनी आती है, ट्रस्ट आता है, सोसाइटीज आती हैं, एटसेट्रा। A company is incorporated under provisions of Companies Act। तो कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है, उसकी जो क्रिएशन है, उसकी क्रिएशन को हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन एक लीगल प्रोसेस होता है और इसमें हमें कंपनीज एक्ट उसको फॉलो करना पड़ता है। आजकल कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करना पड़ता है। इससे पहले बहुत सारी कंपनीज एक्ट 1956 में क्रिएट की गई थी। एंड कंपनीज फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सो कंपनी कैसे काम करती है, उसके प्रोसीजर्स क्या होते हैं, तो वो उसके लिए फॉलो करती हैं अपने MAO को, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं इंटरनल रूल्स, इंटरनल प्रोसीजर्स, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है एक्सटर्नल मैनेजमेंट के रूल्स। ऑन बीइंग रजिस्टर्ड इट इज इशूड ए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो जब भी इसको रजिस्टर करवा लिया जाए, तो जैसे ही रजिस्टर करवाया जाता है तो इसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाता है। और वो सर्टिफिकेट कौन इशू करता है? सो दैट सर्टिफिकेट इज इशूड बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। शॉर्ट में हम इसको ROC कह सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये इसके शेयर होल्डर्स बनाते हैं और अप्रूव करते हैं। इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट यानी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दैट इज ROC, वो इशू करता है। इट कैन ओपन अकाउंट्स इन द सेम वे एज एनी अदर पर्सन। जब हम बैंक अकाउंट की बात करते हैं तो ये अकाउंट उसी तरह से ओपन कर सकती है जैसे कोई भी नेचुरल पर्सन, जैसे मैं, आप, हम में से कोई भी, जैसे हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं वैसे ही कंपनीज भी बैंक अकाउंट ओपन कर सकती हैं। अब टाइप्स ऑफ लिमिटेड कंपनीज। लिमिटेड कंपनीज को ब्रॉडली हम 3 डिफरेंट कैटेगरी में सेग्रीगेट कर लेते हैं। तो एक होती हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, एक है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, एक है वन पर्सन कंपनीज।
वन पर्सन कंपनीज का जो कॉन्सेप्ट है वो कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक आया। तो कंपनीज एक्ट 2013 उसके मुताबिक वन पर्सन कंपनी यानी ओपीसी, तो उसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है? तो किसे हम कहते हैं ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अगर डिफाइन करना हो तो उसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। सो डेफिनेशन क्या है उसका? इट इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। अगर कोई कंपनी तो है लेकिन वो प्राइवेट कंपनी नहीं है तो उसको हम कहते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है वो अभी हम देखेंगे। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स या 7 शेयर होल्डर्स चाहिए इनकॉर्पोरेट करने के लिए, और मैक्सिमम शेयर होल्डर्स के लिए कोई अपर लिमिट नहीं है। तो जब भी किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, बनाना है, तो कम से कम 7 मेंबर्स चाहिए जिनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। According to Section 2, Subsection 71 of Companies Act, a subsidiary company of another company that is not a private company is deemed to be public company even if registered as a private company. तो इसको हम कॉन्सेप्ट को केयरफुली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेट अस से ABC लिमिटेड, ये एक पब्लिक कंपनी है, और XYZ लिमिटेड ये एक प्राइवेट कंपनी है। अगर XYZ ABC की एक सब्सिडरी कंपनी हो, ABC एक पब्लिक कंपनी है, XYZ उसकी सब्सिडरी कंपनी है, यानी ABC ने उसमें पैसा लगाया हुआ है लेकिन XYZ एक प्राइवेट कंपनी है, तो उस केस में XYZ को भी पब्लिक कंपनी माना जाएगा, हालांकि उसका रजिस्ट्रेशन एज ए प्राइवेट कंपनी है। तो इसको केयरफुली दोबारा से देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट, ए सब्सिडरी कंपनी ऑफ अनदर कंपनी, सब्सिडरी कंपनी मीन्स XYZ लिमिटेड, ऑफ अनदर कंपनी मीन्स ABC लिमिटेड, विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी नहीं है ABC लिमिटेड। तो उस केस में पब्लिक कंपनी माना जाएगा XYZ लिमिटेड को, हालांकि उसका रजिस्ट्रेशन एज ए प्राइवेट कंपनी है। अब प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी में जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स या शेयर होल्डर्स है वो होता है 2, एंड मैक्सिमम उसका 100 टाइम्स, दैट इज 200। और इसकी जो पेड अप कैपिटल है उसका कोई प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम अमाउंट नहीं है। तो ना तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम कैपिटल का कोई अमाउंट है, ना ही प्राइवेट कंपनी में कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल का अमाउंट लॉ में प्रेस्क्राइब्ड है। पहले हुआ करता था लेकिन सब्सिक्वेंटली उसको विड्रॉ कर लिया गया। प्राइवेट कंपनी के केस में मैक्सिमम नंबर डज नॉट इंक्लूड मेंबर्स हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। दोनों के ही केसेस में, नॉट ओनली प्राइवेट बल्कि पब्लिक कंपनी ऑल्सो, जो मैक्सिमम नंबर है प्राइवेट कंपनी के केस में दैट इज 200, उसमें वो लोग इंक्लूड नहीं होंगे जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं, केवल शेयर होल्डर्स उसमें इंक्लूड होंगे। According to Section 2, Subsection 68 of Companies Act 2018, it restricts the right to transfer its shares and does not permit invitation to public to subscribe any of its securities. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं प्राइवेट कंपनीज की, तो यहाँ पे भी प्राइवेट कंपनी। So according to this section, there is a restriction. तो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया इस सेक्शन में। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि इसमें जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है उसके ऊपर कई प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस हैं।
और सेकंड रिस्ट्रिक्शन क्या है? सो दिस टाइप ऑफ कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं कर सकती। सो अपनी किसी भी प्रकार की सिक्योरिटीज के लिए ये पब्लिक इशू नहीं कर सकती, यानी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती कि वो इसके शेयर को सब्सक्राइब करे। नो, गवर्नमेंट कंपनी क्या रहती है? गवर्नमेंट कंपनी इज ए कंपनी वेयर 51% और मोर ऑफ शेयर्स आर हेल्ड बाय one or more of central state government including subsidiary of such company। तो गवर्नमेंट कंपनी क्या है? कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें पेड अप कैपिटल का मिनिमम 51% किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, उनकी सब्सिडरी कंपनीज के पास है, तो उनको हम कहेंगे गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी का फंडा एकदम सीधा है, जहां 51% शेयर होल्डिंग मिनिमम वो गवर्नमेंट होल्ड करती है। According to Section 2, subsection 45 of Companies Act, the word limited is not required to follow the company's name in such companies। जो गवर्नमेंट कंपनी है उसके केस में जो वर्ड लिमिटेड है, जो नॉर्मली हर एक कंपनी के केस में एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, लेकिन इन कंपनीज के केस में, गवर्नमेंट कंपनीज के केस में जो वर्ड लिमिटेड है ये जरूरी नहीं कि इसको लगाया जाए। नौ, वन पर्सन कंपनीज क्या होती हैं? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, it is a company in which only one person is the member। सो दिस मीन इस टाइप की कंपनीज में केवल एक ही पर्सन है जो शेयर होल्डर होगा, जो मेंबर होगा, और दूसरा जो पर्सन होगा उसको नॉमिनी कहा जाएगा, एंड अनदर नेम्ड एज नॉमिनी। तो एक ही पर्सन होगा जो मेंबर कहलाएगा और दूसरा जो है वो नॉमिनी कहलाएगा। ये ब्रॉडली एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करती हैं। सो इट इज ऑन द फुटिंग ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब कंपनी का अगर अकाउंट ओपन करना है तो उसके रूल्स क्या हैं, या ऑपरेशन करनी है तो उसके रूल्स क्या हैं? सो व्हाट आर द रूल्स फॉर ओपनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ कंपनीज अकाउंट? Cash withdrawal from company's account should be permitted only against specific authorization by the company। So normally कंपनी के केस के अंदर कैश विड्रॉल को परमिट नहीं किया जाए, लेकिन कंपनी की तरफ से अगर स्पेसिफिक ऑथोराइजेशन आती है तो फिर कैश को हम विड्रॉल परमिट कर देंगे। तो कैश का जो विड्रॉल, सो दैट इज अगेंस्ट स्पेसिफिक ऑथोराइजेशन, इट इज नॉट इन द नॉर्मल कोर्स। बाकी सभी केसेस के अंदर जो कैश का विड्रॉल है वो एक नॉर्मल कोर्स में रहता है, लेकिन कंपनी क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करती एज ए नेचुरल पर्सन, इसीलिए यहाँ पे स्पेसिफिक ऑथोराइजेशन के बेसिस के ऊपर ही कैश विड्रॉल है। Generally, operations on a company's account are permitted under instruction of 2 or more authorized signatories jointly to avoid frauds। तो it is a matter of precaution for the company as well as the bank कि कंपनी अकाउंट के अंदर जो ऑपरेशंस रहेंगी वो सिंगल पर्सन आमतौर के ऊपर नहीं करेगा जनरली। सो इसमें 2 या 2 से ज़्यादा अथोराइज किया जाएगा पर्सन को, और वो जॉइंटली उस अकाउंट को ऑपरेट करेंगे, और इसके पीछे जो पर्पस है वो है फ्रॉड्स को अवॉइड करना, टू अवॉइड द फ्रॉड्स। दूसरे इंपॉर्टेंट मैटर्स क्या हैं इन अकाउंट्स को लेकर करके? डेथ ऑफ अथोराइज्ड सिग्नेचरी डज नॉट रिक्वायर स्टॉपिंग ऑफ पेमेंट ऑफ चेक्स साइंड बाय सच सिग्नेटरी सिंस कंपनी इज इन एग्जिस्टेंस। इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। तो कंपनी के इसके अंदर हमारा कस्टमर कौन है? सो हमारा कस्टमर है कंपनी, और अथोराइज्ड जो सिग्नेटरी है उसकी डेथ से
कंपनी की एग्जिस्टेंस के ऊपर किसी प्रकार का कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो जब हमारा कस्टमर अलाइव है तो उस केस में जो एजेंट है, अथॉराइज्ड सिग्नेटरी है, अगर उसकी डेथ हो जाए तो अकाउंट में ऑपरेशंस को स्टॉप करने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी चेक्स का जो पेमेंट है वो हम एज इट इज कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इसमें एक प्रिकॉशन है, जिस अथॉराइज्ड सिग्नेटरी का डेथ हो चुका है उसके द्वारा साइन किए गए चेक हम पे करते जाएंगे इवन आफ्टर हिज डेथ, बट सब्जेक्ट टू वन कंडीशन। कंडीशन इज डेट ऑफ चेक, इट शुड नॉट बी लेटर देन डेट ऑफ डेथ। अगर डेथ का डेट जुलाई 27 है और चेक का डेट, तो ये डेथ का डेट है और चेक का डेट जुलाई 28 है, तो उस चेक को हम पे नहीं करेंगे। लेकिन चेक का डेट अगर जुलाई 27 तक है और वो स्टेल नहीं हुआ है तो हम उस चेक को पे कर देंगे। ए लिमिटेड कंपनी इन ट्रेडिंग एक्टिविटी, अगर कोई लिमिटेड कंपनी प्राइवेट हो या पब्लिक हो, अगर वो ट्रेडिंग एक्टिविटी करती हैं जैसे मैन्युफैक्चर करना, ट्रेडिंग करना, तो उसके पास इम्प्लॉयड पावर्स होती हैं बोरो करने की। उसका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो उसको इम्प्लॉयड पावर देता है टू बोरो एनी अमाउंट। लेकिन अगर वो नॉन ट्रेडिंग कंपनी है तो उसकी जो बोरिंग पावर्स उसके मेमोरेंडम में या उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होंगी। तो दिस मीन अगर वो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग कंपनी है तो उसको कहीं भी पावर्स मेंशन करने की जरूरत नहीं बोरो करने की। लेकिन अगर वो ट्रेडिंग कंपनी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, तो फिर स्पेसिफाई होंगी वो पावर्स इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। A check payable to a company should never be deposited in personal account of any director or any of its employee। अगर कोई चेक पेबल कंपनी को है, फॉर एग्जाम्पल ये चेक पेबल है ABC लिमिटेड को और कंपनी का डायरेक्टर X है या Y है या उसका एम्प्लॉय Z है, तो इनके अकाउंट में ये चेक क्रेडिट नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो इट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 131 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो इसको नेग्लिजेंस माना जाएगा। सो एज ए कलेक्टिंग बैंक हम नेग्लिजेंट माने जाएंगे और उस केस में जितने अमाउंट का चेक हम पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे फ्रॉड हो जाएगा, तो उतने अमाउंट के लिए बैंक की लायबिलिटी बन जाएगी। इसीलिए कभी भी कंपनी की फेवर में इशू हुए चेक को हमने डायरेक्टर के या किसी एम्प्लॉय के पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं करना है। नो फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन, जब भी कोई कंपनी नई बनती है, एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2013। सो कंपनीज एक्ट 2013 के बाद कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसके मुताबिक अगर कोई कंपनी इस एक्ट के लागू होने के बाद इनकॉर्पोरेट होती है और उसके पास शेयर कैपिटल भी है, नेचुरली हर कंपनी के पास शेयर कैपिटल होता है, तो वो अपना बिजनेस शुरू नहीं करेगी या अपनी बोरिंग पावर को यूज नहीं करेगी unless a declaration is filed by a director within period of 182 days of the date of incorporation of the company with ROC, that every subscriber to the memorandum has paid the value of shares agreed to be taken by him on date of making such a declaration। so ये एक important requirement है। XYZ कंपनी लिमिटेड इसको
इनकॉर्पोरेट किया गया लेटर से 1 अप्रैल 2020 को। तो ये इस अमेंडमेंट के बाद इनकॉर्पोरेट हुई। ये कंपनी पैसा बोरो नहीं कर सकती, ये कंपनी अपना बिजनेस कमेंस नहीं कर सकती। कब तक? जब तक इस डेट के विद इन 182 डेज ये एक डिक्लेरेशन फाइल करेगी। किसके साथ? आरओसी के साथ ये डिक्लेरेशन फाइल किया जाएगा। और डिक्लेरेशन क्या है? डिक्लेरेशन है कि हर एक सब्सक्राइबर जिसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन किया है, उसने अपने शेयर्स जो उसने टेकअप किया है वो वैल्यू उसने कंपनी को पे कर दिया है ऑन मेकिंग ऑफ सच डिक्लेरेशन। यानी कंपनी के मेमोरेंडम को बनाने वाले जो इनिशियल मेंबर्स हैं, जो भी उनका फुल अमाउंट पेएबल है वो पे करेंगे। ये डिक्लेरेशन एक डायरेक्टर करेगा कंपनी के। 180 डेज के अंदर ये डिक्लेरेशन दिया जाएगा, डिक्लेरेशन रजिस्ट्रार को दिया जाएगा। उसके बाद ही ये कंपनी बोरो कर सकती है, उसके बाद ही ये कंपनी अपना बिजनेस कमेंस कर सकती है। डॉक्यूमेंट फॉर ओपनिंग ऑफ कंपनीज अकाउंट। सो जब भी कंपनी का अकाउंट ओपन करना हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? देयर आर ए नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इनमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का सर्टिफाइड कॉपी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफाइड कॉपी, नेम्स ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी जैसा आर्टिकल्स में या फॉर्म्स में मेंशन्ड है, लिस्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स, अगर कोई बेनिफिशियल ओनर है कंपनी का तो उनकी लिस्ट भी प्रोवाइड करेंगे, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन अपॉइंटिंग द बैंक एज कंपनीज बैंक एंड नेम्स ऑफ पर्सन ऑथोराइज्ड टू ऑपरेट द अकाउंट विद मोड ऑफ ऑपरेशन। एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा इसके बोर्ड के द्वारा जिसमें बैंक को अपॉइंट करेंगे वो कंपनी के बैंक के तौर के ऊपर, और जिन पर्सन्स ने उन अकाउंट को ओपन करना है या ऑपरेट करना है उनको अथोराइज किया जाएगा। स्पेसिमन सिग्नेचर्स होंगे ऑल ऑथोराइज्ड ऑफिशियल्स के जिन्होंने अकाउंट को ऑपरेट करना है, कंपनी का परमानेंट अकाउंट नंबर सो दैट विल बी रिक्वायर्ड। तो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग कंपनीज अकाउंट। फ्रेंड, इससे पहले कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करें, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू टू अंडरस्टैंड। क्या आप अपना प्रेपरेशन IIBF बुक्स को यूज करके कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपके सामने कुछ इश्यूज हो सकते हैं। कौन से इश्यूज है वो? नंबर 1, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन बुक्स को अंडरस्टैंड करने में आपको डिफ़िकल्टी आती है। जैसे ये लिखी हुई हैं, जो इनमें लिखा गया है, आप उसको क्विकली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, बार बार आपको स्टडी करना पड़ता है, फिर भी भूल जाते हैं। सेकंड, क्योंकि आपको बार बार पढ़ना पड़ता है और काफ़ी लॉन्ग सारा टेक्स्ट है बुक्स का, इसीलिए ये वेरी टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है और टाइम आपके पास ऑलरेडी लिमिटेड है। वेरी फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे हर क्वेश्चन के, हर चैप्टर के एंड के ऊपर, लेकिन वो काफ़ी नहीं होते, तो उससे आप अप्रोप्रिएटली प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो इनका सॉल्यूशन क्या है? इनका सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। हमारे वीडियो लेसन में जो कॉन्सेप्ट हम आपको समझाते हैं तो बहुत इजी करके हम उन कॉन्सेप्ट को आपको समझाते हैं। अब क्योंकि वो इजी है आप उसे बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर जाते हैं, तो जिससे आपको डिफ़िकल्टी टू अंडरस्टैंड करने का इशू भी और आपका टाइम वाला इशू दोनों ही आसानी से एड्रेस हो जाते हैं। हमारा क्वेश्चन बैंक, जिसमें हम आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, MCQs, उससे आपकी लॉट ऑफ प्रैक्टिस हो जाती है। एग्ज़ाम के पास जा करके मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, तो वो भी बहुत यूज़फुल होते हैं। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को कर लेते हैं तो आपकी पास होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत इम्प्रूव कर जाती हैं, इंक्रीज़ कर जाती हैं।
और अब ये मिलेगा आपको कहाँ पे? ये मिलेगा हमारी ऐप के अंदर या हमारी वेबसाइट के थ्रू। तो इनको यूज करें और अपने पास होने की जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको आप इंप्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। एक कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर प्रोविजंस ऑफ विच एक्ट एंड फंक्शंस अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट एंड दिस डॉक्यूमेंट। तो दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो आपको करनी है। कॉर्पोरेट एक्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बिजनेस एक्ट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंपनीज एक्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या लीगल एक्ट, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तो आपको बताना है आपका आंसर क्या बनता है। व्हाट इज योर आंसर? तो आंसर हियर इज कंपनीज एक्ट 2013 एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 2, ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी रिक्वायर्स मिनिमम हाउ मेनी मेंबर्स फॉर इनकॉर्पोरेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनी को कम से कम कितने मेंबर्स चाहिए? पब्लिक कंपनी को 10, 5, 7 या 12। तो इनको 7 मेंबर्स चाहिए। सो कम से कम 7 मेंबर्स होंगे। मैक्सिमम के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन अवेलेबल नहीं होता। According to which of section of which act a subsidiary company of another company which is not a private company is deemed to be public company even if registered as a private company। तो ये प्रोविजन किस सेक्शन के प्रोविजन हैं? देखिए ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सो कौन सा सेक्शन है और कौन सा वो एक्ट है? एक्ट है वो कंपनीज एक्ट। दिस इज फोरगॉन कंक्लूजन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आंसर है। तो कंपनीज एक्ट का ये सेक्शन 5 सब सेक्शन 47 है। सो इट इज दिस सेक्शन। तो एक बार चेक कर लें इसने ये आंसर क्यों प्रोवाइड किया है। इनफैक्ट इसमें कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। तो गिवन आंसर तो बी है लेकिन आंसर बी करेक्ट नहीं है। सो दिस इज सब सेक्शन 571 कंपनीज एक्ट। तो यहां पे अगर 71 होता तो फिर ये आंसर हमारा करेक्ट होता, लेकिन इसमें कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। A private company has to have a minimum 2 members and maximum how many? 150, 200, 100 या 250। So private company में number of members is maximum 200, ज्यादा से ज्यादा 200। According to which section of which act it restricts right to transfer its shares and does not permit an invitation to public to subscribe for any of its securities। तो ये क्वेश्चन पब्लिक प्राइवेट कंपनी के केस का क्वेश्चन है। तो कौन सा वो सेक्शन है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो कौन सा वो सेक्शन है? तो इट इज सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 कंपनीज एक्ट, जो इस प्रकार की रिस्ट्रिक्शन इंपोज करता है ऑन ए कंपनी। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 ये रिस्ट्रिक्शन इंपोज करता है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं एक बार फिर से करेक्ट करना चाहूंगा। तो वो सेक्शन है 2 सब सेक्शन 71 कंपनीज एक्ट 2013। तो ये करेक्ट आंसर है। तो इसमें इसीलिए कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। तो पहले मैंने कहा था सेक्शन 5 सब सेक्शन 71, तो इट इज सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 कंपनीज एक्ट। तो जब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, तो इसमें वो सेक्शन है 2 सब सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो आंसर डी हमारा आंसर है, प्रोवाइडेड हम इसको करेक्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो हमारा सही नहीं है, सी नहीं है। तो एक्चुअल आंसर हमारा ऑप्शन डी है। तो दिस आंसर इज नॉट करेक्ट। अब नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं।
A government company has how many percent or more of shares held by anyone or more of central state government including subsidiary of such company is called a government company? 49, 51, 60 या 45? तो आंसर हमारा है 51%, ऑप्शन बी। According to section 2 subsection 45 Companies Act, the word is not required to be followed in company's name in government company cases. So यहाँ such company means government company के केस में तो कौन सा वो वर्ड है जिसे यूज करने की जरूरत नहीं है? तो एंटरप्राइज है, प्राइवेट है, लिमिटेड है या कॉरपोरेशन है। सो वर्ड लिमिटेड को गवर्नमेंट कंपनीज के नाम में यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। According to section 2 subsection 62 Companies Act, one person company is a company which has only one person as a member and another person named as। तो दूसरे पर्सन को क्या नेम किया जाएगा? को ओनर, नॉमिनी, पार्टनर या कोलैबोरेटर। तो जो दूसरा पर्सन है उसको हम एज ए नॉमिनी उसको नेम करेंगे। वन पर्सन कंपनी इज ऑन द फुटिंग ऑफ विच टाइप ऑफ कंपनी? तो जो वन पर्सन कंपनीज हैं वो किस तरह की कंपनी है? पब्लिक है, प्राइवेट है, पार्टनरशिप है या सोल प्रोप्राइटरशिप है? तो वो प्राइवेट कंपनी की तरह ही है। ऑप्शन बी इज आवर आंसर। कैश विड्रॉल फ्रॉम कंपनीज अकाउंट शुड बी परमिटेड ओनली अगेंस्ट बाय ए कंपनी। तो अगर हमने कंपनी के अकाउंट में कैश विड्रॉल करना है तो उसमें किस टाइप की परमिशन चाहिए? जनरल अप्रूवल, स्पेसिफिक अथोराइजेशन, यूनैनिमस कंसेंट या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर? तो उसके लिए चाहिए स्पेसिफिक अथोराइजेशन। सो दैट मीन ऑप्शन बी हमारा आंसर बनेगा। डेथ ऑफ अनऑथोराइज्ड सिग्नेटरी डज नॉट रिक्वायर स्टॉपिंग पेमेंट ऑफ चेक साइंड बाय सच सिग्नेटरी सिंस हु इज इन एग्जिस्टेंस। तो हम उन चेकों को पे कर देते हैं क्योंकि एग्जिस्टेंस में अभी भी कौन बना हुआ है? बैंक, इंडिविजुअल, कंपनी या डायरेक्टोरेट? तो कंपनी अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा। ए लिमिटेड कंपनी इन विच एक्टिविटी हैज इम्प्लाइड पावर टू बोरो वाइल व्हाट टाइप ऑफ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? तो लिमिटेड कंपनी की अगर एक्टिविटी किस खास प्रकार की हो तो उसकी इम्प्लाइड बोरिंग पावर्स है मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस ट्रेडिंग, नॉन ट्रेडिंग या नॉन ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर वो ट्रेडिंग एक्टिविटी वाली कंपनी है तो उसकी बोरिंग पावर इम्प्लाइड है, लेकिन अगर वो नॉन ट्रेडिंग कंपनी है तो उसकी पावर को स्पेसिफाई करना होगा इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर। फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो फिर इस ईमेल आईडी के ऊपर आप हमें मेल कर सकते हैं। आज का सेशन अगर आपको यूजफुल नहीं लगा तो फिर आप इसे डिसलाइक कर देंगे, लेकिन अगर वो यूजफुल लगा है तो फिर लाइक करने में संकोच ना करें। आपका लाइक करना मीन्स यूट्यूब इस सेशन को और बहुत सारे स्टूडेंट को दिखाने की कोशिश करेगा जिससे उनका बेनिफिट हो जाएगा। सो आपके लाइक करने से अगर दूसरे स्टूडेंट्स का बेनिफिट होता है तो मेरा ख्याल है कि हमें इसे ज़रूर लाइक कर देना चाहिए, और इसे हम शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी बेल आइकन के साथ, तो हमारे बहुत सारे नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिल रहे होंगे जिससे आपकी क्लासेस मिस होंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लासेस मिस ना हो तो इस बटन को पुश ज़रूर कर देना, साथ में सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को ज़रूर पुश कर देना। चलिए आज के सेशन को अब हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।